दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं, अमीर, गरीब और मिडिल क्लास। आमतौर पर इनकी डेफिनेशन पैसे के आधार पर की गई है। अमीर इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो अपने पैसे से पैसा कमा सकते हैं, और गरीब इसलिए गरीब होता है क्योंकि वो पैसा कमाना ही नहीं जानता। और मिडिल क्लास अमीर दिखने के लिए अपने सारे पैसों को खर्च कर देता है। और सबसे खास बात यह है कि ये सब अमीर बने रहना चाहते हैं, चाहे गरीब हो वो भी अमीर बनना चाहता है, मिडिल क्लास भी अमीर बनना चाहता है, और अमीर भी अमीर ही रहना चाहता है। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं या फिर बने रहना चाहते हैं तो हम सभी के पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, और वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब अपने पैसे को काम पर लगा देना। और अगर हम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो जरा हम जान लेते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के कितने सारे ऑप्शन हैं। और किसी भी इन्वेस्टमेंट में ये 3 चीज़ें शामिल होती हैं, टाइम, रिस्क और रिटर्न। यानी कितने टाइम तक आप कितना रिस्क ले रहे हैं और उसके एवज में आपको कितना रिटर्न यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस हिसाब से हमारे दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन आता है, वो होता है सेविंग अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 3 से 4% सालाना रिटर्न मिलता है। लेकिन इन्फ्लेशन नाम का एक ऐसा दीमक है जिसको हम बोलते हैं महंगाई, जो कि हर साल 7 से 8% की दर से बढ़ी जा रही है। तो अगर आपको 3 से 4% रिटर्न मिलता भी है तो महंगाई तो अभी भी 7-8% होने की वजह से आपके पैसे की वैल्यू 3 से 4% हर साल कम हो रही है। और यहाँ पर भी आपके साथ रिस्क होता है, कभी कभी बैंक भी करप्ट हो जाते हैं, बैंक दिवालिया भी हो जाते हैं। दूसरा अगर ऑप्शन देखते हैं कि हम अपने पैसों को ब्याज पर दे सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा रिस्क है कि अगर हमसे ताकतवर कोई मिल गया तो हमने जो पैसा दिया हुआ है वो हमारा पैसा भी पूरा का पूरा डूबने के चांसेस होते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास होता है एफडी हम कर सकते हैं। एफडी में अगर हम रिटर्न देखते हैं तो 7 से 8% सालाना हमें रिटर्न देखने को मिलते हैं। इतना ही इन्फ्लेशन होने की वजह से यहाँ पर भी हमारे पैसे की वैल्यू नहीं बढ़ने वाली है। अगले ऑप्शन में हम देखते हैं जो कि है LIC। LIC दरअसल एक यूलिप प्लान्स होते हैं, और यूलिप प्लान्स आते हैं एक लाइफ कवर पॉलिसी के साथ। इसी वजह से यहाँ पर 5 या 6% ही आपको अपने पैसे पे अप्रिसिएशन देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इस हिसाब से आपके पैसे की वैल्यू यहाँ पर भी लूज़ हो रही है। और अगला ऑप्शन है आपके पास रियल एस्टेट। यहाँ पर आप 8 से 10% रिटर्न तो कमा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कमोडिटी परचेज करने का, जैसे सोना, चांदी, मेटल या फिर ब्रास, तांबा, पीतल, कुछ भी आप परचेज करते हैं, इसमें पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 7-8% रिटर्न देखने को मिलता है। और अगला ऑप्शन आता है स्टॉक मार्केट, जिसके नाम से ही हमें डर लगता है। वो भी इसलिए क्योंकि 95% रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में अपना पैसा गंवा देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि यहाँ पर हमारी रिसर्च प्रॉपर ना होने की वजह से, उसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ना होने की वजह से हम किसी भी कंपनी की डीप रिसर्च नहीं कर पाते, उसका लॉन्ग टर्म विजन नहीं देख पाते। इसकी वजह से वो कंपनी लॉस में जाने लगती है और हमारा पैसा भी डूब जाता है। तो स्टॉक मार्केट एक नहायत ही हाई रिस्क प्लेटफॉर्म है, जिसमें उतरने से पहले हमें खुद में उतरना पड़ेगा और डीप रिसर्च करनी पड़ेगी। और इन सब के अलावा भी हमारे पास एक बेहतरीन ऑप्शन होता है, वो होता है बिजनेस का। लेकिन आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं कि 95% बिजनेस अपना दम तोड़ रहे हैं, जबकि इसमें आपने एक भारी भरकम रकम खर्च की होती है लैंड परचेज करने के लिए, मशीनरी के लिए, पेपर वर्क के लिए और मैन पावर जिसकी आप हर महीने सैलरी देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद आपको कई साल बाद उसके रिटर्न देखने को मिलते हैं। लेकिन कई साल का मतलब ये कि बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पहुँचते पहुँचते अपना दम तोड़ देते हैं, बिजनेस पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है। इनफैक्ट कुछ लोग बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड में फ़र्क ही भूल जाते हैं, वो खुद ही अपने बिजनेस को संभालने लगते हैं। जबकि बिजनेस का पर्पज़ ये है कि आपके बिहाफ कोई भी बिजनेस को संभाल रहा है, आप सिर्फ फाइनेंशियल शीट को देखते हैं, वो वीकली 1 या 2 दिन में। तो अब हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पर हम छोटा मोटा अपनी मर्जी से इन्वेस्ट कर सकें, रिस्क भी कम हो और कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट भी हम बना सकें। तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक और विकल्प है, वो है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड आपने नाम तो सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से इसमें इन्वेस्ट करने से भी डरते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड दरअसल AMC द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और ये सारी ही AMC सेबी में रजिस्टर्ड होती हैं। सेबी मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस तरीके से इंडिया की सारी ही बैंक रिजर्व बैंक के अंडर में आती हैं, RBI रेगुलेट करता है, उसी तरीके से सभी तरीके की म्यूचुअल फंड और एक्सचेंजेस सेबी रेगुलेट करता है। और जब हमारे इन्वेस्ट के बीच में गवर्नमेंट आती है तो इसी वजह से हम सभी इन्वेस्टर का ट्रस्ट AMC पे बना हुआ है। दरअसल ये AMC भी अपना सारा पैसा जो हम सबसे कलेक्ट करती हैं, हमारे सभी के कलेक्ट किए हुए पैसे को स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करती हैं। सेबी में रजिस्टर्ड हर एक AMC के पास एक एक्सपर्ट की एक बेहतरीन टीम होती है, जिनको कई सालों का लंबा एक्सपीरियंस होता है, और वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस फंड को डाइवर्सिफाई कर देते हैं अलग अलग तरीके के सेक्टर्स में, स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और कमोडिटीज़ में। और जिसकी वजह से 10 से 15% का सालाना रिटर्न ये हमें जनरेट करके देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक्सपेंस रेशो के नाम से अपनी फीस भी चार्ज करते हैं। एक्सपेंस रेशो हमारे इन्वेस्टमेंट के 0.5% से लेकर 2% के बीच कहीं पर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने वो म्यूचुअल फंड किसके थ्रू लिया है। अगर आप एक रेगुलर प्लान लेते हैं जो कि किसी का सजेस्ट किया हुआ हो सकता है, किसी बैंक के द्वारा या फिर किसी एजेंट के द्वारा, यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप कोई डायरेक्ट प्लान लेते हैं, जो कि मैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ,
उस हिसाब से आपका एक्सपेंस रेशो काफ़ी कम हो जाता है। और ये आधा % और 1% का फ़र्क एक लॉन्ग टर्म में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट करता है हमारे पोर्टफोलियो पर। इंडिया के कुछ फेमस और रिलायबल एएमसी हैं जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसीआई म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया, कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, एक्सिस म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड। इस तरीके की सेबी में रजिस्टर्ड बहुत सारी एएमसीज हैं, इनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। ये हम ऑप्शन देती हैं दो तरीके से इन्वेस्ट करने का। सबसे पहला ऑप्शन होता है एसआईपी, जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जिसके तहत हम किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट को महीने की किसी भी डेट के साथ अगर हम सेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली उस डेट पर वो अमाउंट हमारे सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होता रहता है। दूसरा ऑप्शन देती हैं ये हमें लमसम का, यानी कि हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी अमाउंट हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो पूरा अमाउंट एक साथ डाल देते हैं किसी भी टाइम पीरियड के लिए, और उस पर हमें 10 से 15% का सालाना रिटर्न मिलता रहता है, जो कि कंपाउंडिंग ग्रोथ देता रहता है। इन दोनों ही इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा एसआईपी फेमस है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा अमाउंट होता है जो कि हर महीने आपके सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होता रहता है, और ये छोटा अमाउंट लॉन्ग टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आपके पास जनरेट करके देता है। ये एएमसी हम सबसे कलेक्ट किया हुआ फंड को किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट ना करके उसको डाइवर्सिफाई करती हैं, और इसी की वजह से हमें म्यूचुअल फंड के बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं। और इन सब में सबसे फेमस है इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये कम समय में सबसे ज़्यादा रिटर्न को जनरेट करके देता है। यहाँ पर भी कुछ कैटेगरी होती है जिसमें से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, इस टाइप की कैटेगरी होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर लार्ज कैप कैटेगरी आप चूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है ये फंड देश की टॉप 50 कंपनीज़ में अपना पैसा लगाता है, जहां पर रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं लेकिन प्रॉफिट भी थोड़ा कम होता है। मिड कैप मतलब मीडियम टाइप की कंपनी में आपका पैसा लगता है, जहां पर रिस्क थोड़ा सा और ज़्यादा होता है। और स्मॉल कैप मतलब छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं जो बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती हैं, उसमें आपका पैसा लगता है लेकिन यहाँ पर रिस्क ज़्यादा हो जाता है। और अगर आप मल्टी कैप का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा छोटी मोटी मिड कैप सारी कंपनियों में आपका पैसा लगता है। ये एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके देती हैं और यहाँ पर भी रिस्क आपका कम ही रहता है। इसके अलावा दूसरा जो फंड होता है वो होता है डेब्ट फंड, और डेब्ट फंड का मतलब होता है आपको एक फिक्स इनकम प्रोवाइड की जाए, लेकिन यहाँ पर रिटर्न काफ़ी कम होता है, क्योंकि ये अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में, फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में, फिक्स मैच्योरिटी प्लान में, गिल्ड फंड, लिक्विड फंड, शॉर्ट टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और मंथली इनकम प्लान्स में। इसके अलावा तीसरे टाइप के जो फंड होते हैं वो होते हैं हाइब्रिड फंड, जिनको हम बैलेंस फंड भी बोलते हैं, और ये इक्विटी और डेब्ट फंड का मिक्सचर होते हैं। यानी कि अपना 60% पैसा इक्विटी में रखते हैं, 40% डेब्ट में रखते हैं, या फिर 40% अपना इक्विटी में रखते हैं और 60% डेब्ट फंड में रखते हैं, और ये कोशिश करते हैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न सेफली प्रोवाइड किया जाए। और इसी के साथ साथ ही आपको कुछ और भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इक्विटी फंड का लार्ज कैप फंड को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, ग्रोथ फंड, इनकम फंड, लिक्विड फंड, टैक्स सेविंग फंड, सेक्टर फंड, इंडेक्स फंड, इस तरीके के ऑप्शन भी आप चाहें तो चूज़ कर सकते हैं। ग्रोथ फंड मतलब वो फंड होते हैं कि जहाँ पर आपने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टेड अमाउंट के जो भी ग्रोथ हो रही है ना वो उसी शेयर में कंपाउंडिंग हो रही है और आपका अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इनकम फंड मतलब आपकी जो ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ हुए पैसे को आप चाहें तो 6 महीने में या फिर साल महीने में निकाल भी सकते हैं, आपको डिविडेंड भी यहाँ पर मिल सकता है। लिक्विड फंड के ऑप्शन में आपका पैसा यहाँ पर एक लिक्विड शेप में रहता है, यानी कि जब चाहे आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं, और अगर आप नहीं निकालना चाहते, आपको ज़रूरत नहीं हो रही है अभी, तो फिर उस पैसे को मार्केट में छोड़ सकते हैं, उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। टैक्स सेविंग फंड, जिसको आमतौर पर ELSS भी बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यहाँ इस पैसे से आपको जो भी रिटर्न जनरेट होगा ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगा, लेकिन यहाँ डिसएडवांटेज ये है कि आपका पैसा 3 साल तक लॉक इन पीरियड में रहता है। और अगले ऑप्शन में आते हैं सेक्टर फंड, जिसके तहत आप एक स्पेसिफिक सेक्टर में अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप IT, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट, कंज्यूमर, एनर्जी जैसे सेक्टर में किसी भी कंपनी को चूज़ कर सकते हैं और उसमें अपना पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिर एक होता है इंडेक्स फंड, जिसके तहत आप निफ्टी में या फिर सेंसेक्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी या सेंसेक्स अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो आपकी डेफिनेशन बताता हूँ कि इंडिया में 2 सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है NSE और एक है BSE। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE के अंदर टॉप 50 कंपनी से इंडेक्स बना है, जिसको हम निफ्टी 50, निफ्टी 100 या फिर निफ्टी 250 के नाम से भी इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पर BSE में लिस्टेड टॉप 30 कंपनी से मिलकर सेंसेक्स बना है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी कि आपको किस तरीके की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेन क्वेश्चन रहेगा होगा कि आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दरअसल हमें हर तरीके के ब्रोकरेज से बचने के लिए और फालतू के खर्चे से बचने के लिए, कमीशन से बचने के लिए डायरेक्टली किसी भी AMC की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए, जिसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर,
ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप स्क्रीन से अपना अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद वहाँ पर सारे ही म्यूचुअल फंड की लिस्ट आपको मिल जाएगी और आप अपनी मर्जी से उस लिस्ट में से म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड जानना चाहते हैं तो फिर पिछली मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जो लगभग 20% तक का रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। आपकी हेल्प करने के लिए मैं कुछ AMC का नाम बता रहा हूँ जिसको मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, जिसमें सबसे पहले है CAMS, ग्रो, 5 पैसा, एंजल वन और एंड मनी। इनकी वेबसाइट पर आप डायरेक्ट चले जाइए और आप अपनी मर्जी से किसी भी म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरुआत कर लीजिए। लेकिन एक बात यहाँ पर भी ध्यान रखने वाली है कि म्यूचुअल फंड ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अगर मार्केट को क्रैश होता है, जैसे हमने कोविड के टाइम पे देखा या फिर साल 2008 में देखा या फिर .com क्रैश के टाइम में जो भी हमने क्रैशेस देखे, उस सभी का फ़र्क म्यूचुअल फंड पर ही पड़ने वाला है, क्योंकि म्यूचुअल फंड अपना पैसा एक्चुअली में स्टॉक में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंजेस को लॉस होगा तो यहाँ पर आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी लॉस देखने को मिलेगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई जो कि आपको एक्सप्लेन करना बाकी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, पॉइंट हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको जल्दी से जल्दी आंसर करने की। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।